नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ जून 1987 में सुप्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञानी हैं सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जैसे हमारे जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं और वो हमें याद आ रही हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो उसको हम संस्मरण बोलते हैं। यानी अपनी पुरानी भूतकाल की यादों को लिखना संस्मरण कहलाता है। तो जाबिर हुसैन ने ये जो डायरी है, डायरी शैली में लिखा गया जो संस्मरण है, जो पाठ है, वो सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। अब सालिम अली जो है एक पक्षी विज्ञानी थे और उन्हीं के बारे में, उन्हीं की जीवन कथा के बारे में लेखक ने इसमें बताया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद क्या होता है? दुख। जब सालिम अली की जो मृत्यु हुई तो लेखक को बड़ा दुख हुआ और उसने सांवले सपनों की याद के रूप में इसको व्यक्त किया है। सांवले सपनों यानी जो बीते हुए जो सपने हैं उनकी याद में उसको व्यक्त किया है, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए, स्मरण यानी याद करते हुए, सालिम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका जो व्यक्तित्व है उसका चित्र प्रस्तुत किया है। अब सालिम अली जो है एक महान पक्षी विज्ञानी थे। प्रश्न पूछा जाता भी सालिम अली कौन थे? तो सालिम अली जो है एक पक्षी विज्ञानी थे। वह पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की जो खामोश वादी है उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। उसे कोई रोक सके यह संभव नहीं है। वह इस समूह में सबसे आगे चल रहे हैं और वह पर्यटकों की तरह अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का बोझ उठाए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो लेखक है उन्होंने कहा है कि वह पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर के मौत की खामोश वादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यानी आज जो है सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और लेखक जो है ऐसी कल्पना कर रहा है मानो कि वो पक्षियों के पंखों पर बैठ करके जो है वो मौत की वादियों में जा रहे हैं। यानी क्योंकि वो पक्षी विज्ञानी थे, हर टाइम पक्षियों के बारे में सोचते रहते थे, उनके सुख दुख को अनुभव करते थे, इसीलिए जो लेखक है उन्होंने ऐसा बोला है। और आगे ये भी बोला है कि वह समूह में सबसे आगे चल रहे थे। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब वो मृत्यु शैया पर लोग उसको लेकर के जा रहे होते हैं तो वो सबसे आगे होते हैं, बाकी लोग जो हैं उसके पीछे होते हैं। और आगे दिया है कि जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का बोझ उठाते हैं। यानी वो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति के जो बहुत सारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो उन सब को अपने साथ ही ले जाता है। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि खट्टे मीठे अनुभव को का बोझ उठाए हुए आगे जा रहे हैं। किंतु उनका जो ये सफ़र है अन्य सफ़र से बिल्कुल ही भिन्न है। यानी क्योंकि वे इस सफ़र से लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। यानी जो पहले का सफ़र होता था, अभी सुबह वो दूरबीन लेकर के निकलते थे अपनी और रात को वापस आ जाते थे, या 2 दिन बाद आते थे या महीने बाद आते थे। यानी मतलब अपने घर में वापस कोई भी मुसाफिर है अगर वो बाहर गया तो वो घर में ज़रूर आता है लौट करके। लेकिन सालिम अली का जो ये सफ़र है वो सबसे अलग था। मतलब आज का सफ़र बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि वो जिस सफ़र पर जा रहे थे उनको कभी वापस लौटकर नहीं आना था, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो है वो वापस लौटकर नहीं आता। वे उस वन पक्षी की तरह हैं जो अपना अंतिम गीत गाकर मौत की गोद में समा जाता है।
मतलब कौन से पक्षी की तरह, मतलब ऐसा पक्षी है जिसने अपना अंतिम गीत गा लिया और वो मौत की गोद में समा गए। अंतिम गीत गा करके जो है मौत की गोद में समा गए। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन भी देकर भी वापस नहीं बुला सकता। यानी अगर कोई ये चाहे कि भाई मैं अपने दिल की धड़कन उसको दे दूं और सालिम अली को ज़िंदा कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं करना चाहता। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। और सालिम अली ने खुद वर्षों पूर्व कहा था कि जो लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं यह उनकी भूल है। पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनका हृदय आनंदित व रोमांचित हो उठता है। मतलब जो लेखक है उन्होंने ये कहा है कि जो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखता है, यानी व्यक्ति जो है इंसान की नज़र से देखता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पक्षी को इंसान की नज़र से देखते हैं तो हम उसको पक्षी ही समझेंगे, उसका सुख दुख थोड़ी अनुभव करेंगे। अगर हम उस पक्षी को उस पक्षी की तरह ही सोचें तब हमें जो है उसके दुख और सुख का अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर लेखक यही कहना चाहता है। और भी जो आदमी की नज़र से देखता है ये उनकी भूल है कि भाई हम पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं, नहीं। हम जो पक्षी हैं उनको पक्षी की नज़र से ही देखेंगे तो ही उनके सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं। और पक्षियों की आवाज़ का जो मधुर संगीत सुनकर उनका हृदय जो है वो रोमांचित हो उठता था। अब आगे जो लेखक है वो कहता है कि लेखक श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए कहता है कि न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची। अब देखो कृष्ण कब पैदा हुए थे, द्वापर युग में। तो और उस समय हमें नहीं पता कि श्री कृष्ण जो है उस समय कब पैदा हुए थे, कब बड़े हुए, लेकिन उनकी जो यादें हैं अगर हम वृंदावन में जाते हैं ना तो अब भी हमें ऐसा लगता है कि अभी श्री कृष्ण आएंगे और हमें मधुर जो बांसुरी है उसकी धुन सुनाई देगी। तो ऐसा हम अब भी महसूस करते हैं। तो लेखक भी यही कहता है कि श्री कृष्ण ने जो लीलाएं हैं वृंदावन में वो कब की थी, भी जब भी की थी, लेकिन आज भी उनकी जो श्री कृष्ण की जो रासलीला है, जो उनकी बांसुरी है, जो उन्होंने गोपियों को अपनी शरारतों से जो परेशान किया, कब माखन के भांडे फोड़े थे, कब दूध छाछ पिया था और कब कुंज और करील के वनों में विश्राम किया था। अब कब किया था ये हमें कुछ भी पता नहीं है भाई कब किया था कब नहीं किया था, लेकिन आज भी श्री कृष्ण, अगर हम वृंदावन जाते हैं तो आज भी श्री कृष्ण की जो याद है वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अभी आएंगे, अभी हमें उनके मधुर बांसुरी की धुन जो है वो सुनाई पड़ेगी। मतलब अब भी ऐसा ही माहौल है वहाँ पर। और तो अब लेखक ये कहता भी कि पता नहीं कब हुआ था वो, कब वन में विश्राम किया था और अपनी जो जादुई बांसुरी से सबका मन जो है वो मोहित किया था। तो आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव वैसा ही है। यमुना नदी का सांवला जल उन सारी घटनाओं की याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि आज भी कोई भीड़ के बीच में से आकर बंसी की मधुर तान पर सबको आकर्षित कर देगा। उपवन का माली
सैलानियों से कहता है कि बस वो आने वाला है और अपनी बांसुरी के संगीत में हम सबको आपको व प्रकृति को सरोबार कर देगा। यानी जो माली हैं वो सैलानियों यानी जो घूमने के लिए आए हुए हैं सैलानी, उनको मतलब ये कहता है कि अभी जो है आएगा, यानी बांसुरी बजाने के लिए श्री कृष्ण अभी आएंगे और अभी जो है अपनी बांसुरी से सबको मोहित कर देंगे। सरोबार यानी मोहित कर देंगे। तो लेखक सालिम अली के संदर्भ में कहता है कि सालिम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। जीवन के 100 वर्ष के आसपास पहुंचने के कारण जीवन के इस लंबी यात्रा ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। तो कितने वर्ष के आसपास पहुंचे थे वो? 100 वर्ष के आसपास। तो इस लंबी यात्रा ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया था। कैंसर जैसी घातक बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी बीमारी के कारण वो उनकी मृत्यु हुई थी, कि कैंसर जैसी घातक बीमारी जो उनको हो गई थी और उसी कारण जो उनकी मृत्यु हुई। किंतु जीवन की अंतिम सांस तक उनकी आंखें पक्षियों की तलाश तथा उनकी सुरक्षा में लगी रहती थी। उनकी आँखों की रोशनी यथावत बनी रही। जैसे ये है कि बुढ़ापे में जैसे चश्मा चढ़ जाता है या कुछ एज के बाद चश्मा चढ़ जाता है, लेकिन उनको चश्मा नहीं लगा था। उनकी आँखें जो है, उनकी जो रोशनी है वो जैसे कि यथावत वैसे की वैसे ही बनी रही। सालिम अली जैसा पक्षियों को देखने वाला दुनिया भर में कोई नहीं हो। वे एकांत में बिना दूरबीन के ही पक्षियों के स्वरूप व सौंदर्य को निहारते रहते। वे अपनी जादुई नज़रों से प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। वे प्रकृति के बस में न होकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। इन प्रकृति के वश में नहीं होते थे, क्या करते? प्रकृति को ही अपने वश में कर लेते थे। ऐसा जो है उनका जादू था। वे प्रकृति को हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया के रूप में देखते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस दुनिया को अपने लिए बनाया था। इस मेहनत में उनको उनकी जो जीवन साथी थी तहमीना, अब तहमीना यानी जो है सालिम अली की पत्नी है तहमीना, उनका पूरा सहयोग था। वह उनकी सहपाठी भी थी। सहपाठी यानी उनके साथ में ही वो पढ़ी थी, जैसे क्लास फेलो बोलते हैं सहपाठी को। और सालिम अली अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर केरल की साइलेंट वैली, अब इसमें एक प्रश्न इससे संबंधित भी आएगा, केरल की साइलेंट वैली के बारे में, जो रेगिस्तान की हवाओं से बचने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। ने जो केरल की साइलेंट वैली है, जो पर्यावरण है वो ख़राब हो गया था। पर्यावरण जो है प्रदूषण वहाँ पर फैला हुआ था। तो जो सालिम अली हैं वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे और उसके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि जो इसकी जो हवा है वो ख़राब हो गई है और जो पक्षी है पशु हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया। तो उनको जा कर के वो मिले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उकेरा यानी उभारा है, हमें दिखाया है। उससे जो मतलब हमें यानी मतलब प्रधानमंत्री को दिखाया था, जो खतरों के बारे में जानकारी दी थी, तो उससे जो प्रधानमंत्री की आंखें जो हैं वो भर आई थी। तो इसमें जो छोटा प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है भी कौन से प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी, तो चौधरी चरण सिंह की। आज न सालिम अली हैं और नए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं। लेखक अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहता है कि अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जाने वाले पक्षियों की जो सुरक्षा की वकालत कौन करेगा। यानी अब ना तो सालिम अली हैं, आज सालिम अली भी जो है दुनिया को छोड़ करके चले गए और चौधरी चरण सिंह है वो भी नहीं है। तो जो ये लद्दाख की जो बर्फीली धरती है उस पर जो पक्षियों की जो देखभाल है वो कौन करेगा। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं।
लेखक कहता है कि मुझे याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद, D.H. लॉरेंस ये भी जो है एक पक्षी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जो लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा, अब D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या है? फ्रीडा। फ्रीडा ने से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया। तो जब फ्रीडा को बोला गया कि अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी कहो, तो लॉरेंस की पत्नी ने कहा था कि मुझसे बेटर तो ये जो हमारी छत पर चिड़िया बैठी है, गौरैया बैठी है, वही जो है उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी। तो लिखने का जब लोगों ने अनुरोध किया तब उसने ये कहा था कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। हाँ, मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो ढेर सारी जो बातें वो कौन जानता है? गौरैया। ठीक है। और सालिम अली का जीवन रहस्यमय था। उनके लिए जीवन की पहेली सुलझाते हुए फ्रीडा ने कहा, बचपन में एक बार उनकी एयरगन से खेलते हुए एक जो नीलेकंठ की गौरैया, यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है, वे नीलेकंठ की गौरैया की मृत्यु, नीलेकंठ की गौरैया की मृत्यु ही इन्हें पक्षी जगत में धकेल लाई। एक दिन वो एयरगन चला रहे थे और उनकी एयरगन जो है किसको लगी? नीलकंठ की गौरैया को, और जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से ये एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। वह गौरैया उन्हें जीवन भर पक्षियों के प्रति नई खोज, नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वह ज़िंदगी में निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले गए और सालिम अली का जीवन एक अथाह सागर के समान धीर, वीर व गंभीर था। अब यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ बनता है कि जो टापू बनने की बजाय वो अथाह सागर बनकर उभरे। टापू होता है जैसे समुद्र होता है, समुद्र के बीच में थोड़ा सा स्थान जहाँ पर पानी नहीं होता उसको टापू बोलते हैं, वो छोटा होता है। लेकिन जो सालिम अली हैं वो क्या बन कर के उभरे थे? वो पूरा समुद्र बन के, यानी समुद्र बहुत लंबा चौड़ा होता है और टापू बिल्कुल छोटा सा होता है, इसलिए बोला गया कि सागर के समान था। वे जो लोग उनके घुमक्कड़ स्वभाव व यायागिरी से भली भांति परिचित हैं, उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि सालिम अली अभी अपने गले में दूरबीन लटकाकर पक्षियों की नई खोज व जानकारी के साथ लौटने वाले हैं। यानी जो उनकी जो पक्षियों के बारे में जो जानकारी थी, उनके बारे में जो बहुत ज़्यादा जानते हैं वे लोग, उन लोगों के लिए आज भी ऐसा लगता है, वे लोग आज भी ये सोचते हैं कि सालिम अली अभी आएंगे अपने गले में दूरबीन टांग करके और पक्षियों की नई नई खोजें करेंगे। परंतु जो व्यक्ति संसार से चला जाता है वह फिर से कहाँ लौट कर आता है? लेखक की आंखें जो है सालिम अली की याद में नम हो गई। तो धन्यवाद बच्चों, आपको उम्मीद है आपको ये जो पाठ है वो समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर मिलने वाली जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।